रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर हैं। कल शाम 7 बजे से वो भारत में अपने दोस्त मोदी से मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन इस बीच यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। TV9 राष्ट्रपति पुतिन के दौरे की हर कवरेज आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन यूक्रेन के हमले की हर तस्वीर भी आपको दिखानी जरूरी है। जब यहां शांति की बात हो रही है, यूक्रेन रशिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। क्या ये एक मैसेजिंग है? यूक्रेन उस दौरान जब प्रेसिडेंट पुतिन यहां पर मौजूद है भारत में, और आप जानते हैं पूरी दुनिया को यहां से यह संदेश जा रहा है कि हम शांति के पक्षधर हैं, समाधान निकलना चाहिए, शांतिमय विश्व का कल्याण है। ऐसे में यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और उसने भी एक मैसेजिंग अपनी तरफ से देने की कोशिश की है। इस दौरान ये दोनों ही तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण। एक तरफ आप देख रहे हैं भारत से ये उम्मीद पूरी दुनिया कर रही है कि भारत प्रेसिडेंट पुतिन को कुछ ऐसा कहे कि वो अपने दोस्त की बात मानते हुए शांति के रास्ते में बढ़ने के लिए और ज्यादा तत्पर हो। और यहां पर यूक्रेन किस तरीके से रशिया पर हमले बोल रहा है, उसकी तस्वीरें देखिए। ये दाईं तरफ की तस्वीर आपको ये बता रही है कि शांति की बातों के बीच में यूक्रेन की तरफ से ये हमले किया जाना निश्चित रूप से ये दिखाता है कि उसे ये लग रहा है कि शांति के मौजूदा प्रयास जो चल रहे हैं उसमें यूक्रेन के कंसर्न्स को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। यूक्रेन का रूस पर भीषण हमला, टेमेरियुक बंदरगाह पर यूक्रेनी हमला, रूसी हथियार डिपो पर अटैक। 1.60 लाख टन रूसी गोला बारूद नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन ने आधी रात में किया ये ड्रोन हमला। आधी रात के वक्त हथियार डिपो पर यह हमला, 1.60 लाख टन रूसी गोला बारूद नष्ट कर दिया गया। ये जो हमला हुआ है ये टेमेरियुक बंदरगाह पर हुआ है। यूक्रेन ने यह बड़ा हमला किया है, बहुत बड़े हथियार भंडार पर यह हमला किया गया है और यहां 1.60 लाख टन हथियार नष्ट कर दिए गए हैं, रूसी गोला बारूद नष्ट कर दिया गया है। और तब जब यहां भारत में शांति के संदर्भ में प्रयासों की कोशिश हो रही है, प्रयास करने के संदर्भ में बातें हो रही हैं, आप देख रहे हैं यहां पर दूसरी तरफ गोला बारूद लगातार बरसता हुआ रशिया यूक्रेन के बीच में यूक्रेन की तरफ से हमला किया जा रहा है। टेमेरियुक बंदरगाह पर यह भीषण हमला बोला गया है और यूक्रेन के हमले में रूसी बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी हमले में टेमेरियुक बंदरगाह पर कितना नुकसान हुआ है, तस्वीरें उसकी गवाह हैं। बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक से बंदरगाह को निशाना बनाया है। ड्रोन के जरिए यह हमला बोला गया है और ये वो बंदरगाह है जहां पर रशिया ने अपने हथियारों को रखा हुआ था, गोला बारूद को रखा हुआ था और बहुत बड़े हिस्से ने अब आग पकड़ ली है। ड्रोन के जरिए यहां पर बोला गया यह हमला, तब यह हमला बोला गया है जब प्रेसिडेंट पुतिन हिंदुस्तान में है। और अब से कुछ देर पहले दोनों ही देशों ने, भारत ने और रूस ने, शांति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। वैसे में यह हमला और हमले के बाद रूसी टेमेरियुक बंदरगाह पर भीषण आग लगी हुई है। मैक्ट्रेन नाफ्टा गैस टर्मिनल भी प्रभावित हुआ है, यहां से गुजरने वाली गैस लाइन भी प्रभावित हुई है। मैक्ट्रेन नाफ्टा गैस टर्मिनल भी इससे प्रभावित हुआ है। न सिर्फ टेमेरियुक बंदरगाह का बहुत बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, न सिर्फ 1.60 लाख टन गोला बारूद नष्ट हुआ है, बल्कि यहां से गुजरने वाली गैस पाइपलाइन भी प्रभावित हुई है। मैक्ट्रेन नाफ्टा गैस टर्मिनल भी इससे प्रभावित हुआ है। रात के वक्त ये भीषण हमला हुआ, ड्रोन के जरिए यह हमला बोला गया। टेमेरियुक बंदरगाह, वहां जहां रशिया ने अपने हथियार स्टोर किए हुए थे, गोला बारूद स्टोर किया हुआ था, वहां पर यह हमला बोला गया। और अब ये तीनों तस्वीरें आपके सामने जरा देखिए। 1.60 लाख टन रूसी गोला बारूद नष्ट कर दिया है यूक्रेन ने। टेमेरियुक में हमला बोला गया, बंदरगाह में हमला बोला गया और यहां गैस पाइपलाइन भी प्रभावित हुई है। मैक्ट्रेन नाफ्टा गैस टर्मिनल भी प्रभावित, तीनों ही तस्वीरें आपके सामने। और ऐसे में जबकि यहां शांति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, बातचीत के दौरान पूरी दुनिया ये सोच रही है कि भारत रशिया को शांति के लिए अग्रसर करने में और भूमिका निभाएगा। ऐसे में यूक्रेन की तरफ से ये क्या कोई मैसेजिंग है जनरल चतुर्वेदी? यूक्रेन की तरफ से तो नहीं कह सकते, लेकिन ये वेस्ट की तरफ से है
और वेस्ट ने जरूर यूक्रेन को इसमें मदद की है, प्रिसीजन गाइडेंस में, लोकेशन आइडेंटिफाई करने में और किस तरह से इंगेज करने में। और इस अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत में है और एक बहुत महत्वपूर्ण समिट मीटिंग हो रही है, उस वक्त इस तरह की ये बाय डिज़ाइन सोच समझ के इस रणनीति के हिसाब से उन्होंने ये एक मैसेजिंग देने की कोशिश की है कि अब ये हमको कमज़ोर मत समझिए, हम बहुत अभी ताकतवर हैं। युद्ध के मैदान में जो होता है उसका असर बातचीत की टेबल पर होता है और एम्बेसडर त्रिपाठी इसका मायना आपको आगे समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए, यूक्रेनी फाइटर जेट ने प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब से किया है हमला। यही बात अभी जनरल चतुर्वेदी कह रहे थे। वोल्शांक में रूसी ड्रोन ऑपरेटर बेस को किया तबाह। यूक्रेन के ऑपरेशन में रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। ये एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है रूस को, यूक्रेन की तरफ से यह दावा, और इसको ऐसा ना समझा जाए कि असल में ये सिर्फ यूक्रेन ने किया है। ये वेस्ट की तरफ से एक मैसेजिंग है उस दौरान जबकि प्रेसिडेंट पुतिन हिंदुस्तान में है। जेके त्रिपाठी, आप क्या देखते हैं इसमें? ऐसा है कि ये वो समय है जब ये कहा जाता है कि संभावना युद्ध विराम की नज़दीक आती जा रही है। ऐसे में दोनों पक्षों की ये भरपूर कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान दूसरे पक्ष को पहुंचाएं ताकि नेगोशिएटिंग टेबल पे वो पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बैठें। और इसी को देखते हुए यूक्रेन भी जगह जगह पे हमले कर रहा है, भारी नुकसान पहुंचा रहा है, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास गोला बारूद की कमी नहीं, ना हमारे पास सैन्य शक्ति की कमी, न लड़ाई के जज्बे की कमी है। लेकिन फैक्ट ये है कि कुल मिलाकर अभी तक यूक्रेन ने काफ़ी अपनी 20% के करीब ज़मीन खोई हुई है रूस के हाथ से, और यूक्रेन उधार के हथियारों पर लड़ रहा है। उधार के या दान के, या समझ लीजिए इसका पैसा तो बाद में शायद यूक्रेन को चुकाना पड़ेगा, उस पे लड़ रहा है। लेकिन सर सवाल यह है कि अगर रशिया और यूक्रेन कहीं बातचीत की टेबल पर बैठने वाले होते और इस तरीके की पोस्टरिंग होती है, ये होता कि ये स्ट्रेंथ जो है मैदान से वहां तक पहुंचेगी, जंग के मैदान से बातचीत की टेबल में किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये दिखाने के लिए एक दूसरे पर हमले हो रहे होते। यहां तो प्रेसिडेंट पुतिन हिंदुस्तान में है और इस समय पूरी दुनिया ये सोच रही है कि शायद यहां से शांति का कोई रास्ता निकलेगा। उस दौर में क्या संयम बरता जा सकता था, या युद्ध क्योंकि जारी है इसलिए चीजों को कनेक्ट नहीं करना चाहिए, ये भी समझना जरूरी है? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, युद्ध जो है वो एक सच्चाई के तौर पर पूरी दुनिया इस समय इसको देख रही है, लेकिन जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो प्रतीकात्मक भी हैं। प्रतीकात्मक इस सेंस में है कि पुतिन इस समय भारत में है, राजघाट जा रहे हैं, शांति की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। ऐसे समय में इस युद्ध को आगे बढ़ाना मुझे लग रहा है एक युद्ध के या शांति के लिए एक धक्का सा है। लेकिन हम ये भी मान लें कि दोनों मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो हैं कि एक कहता है भूमि नहीं छोड़ेंगे, दूसरा कहता है हम अपनी भूमि नहीं लेने देंगे, उसमें बीच का रास्ता क्या हो सकता है? मैं बार बार ये कहता हूं कि ये तब तक चलेगा जब तक दोनों के एक शीर्ष जो नेतृत्व है, और बहुत चांसेस है यूक्रेन का नेतृत्व, वो वहां से नहीं हटता है। क्योंकि जो पोजीशंस उन्होंने लिए हैं अब तक, उसको देखकर यही लग रहा है कि आने वाले दिन में ये युद्ध थमेगा नहीं, और जब तक ये मान ना लिया जाए कि ये शीर्ष नेतृत्व हटेगा नहीं यूक्रेन का, तब तक वहां शांति नहीं होगी। जब तक यूक्रेन का शीर्ष नेतृत्व नहीं हटेगा तब तक शांति नहीं होगी, क्योंकि यूक्रेन एक पॉइंट लेकर चल रहा है। वो यूरोप को यह संदेश दे रहा है कि एक्चुअली तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, और ऐसे में यूरोप भी उसको शांत नहीं होने देगा। और यूक्रेन ने पुतिन के दिल्ली पहुंचने से पहले ही रूस की धरती पर हमले करने शुरू कर दिए थे। दक्षिण रूस के बिजनेस सेंटर पर यूक्रेन का हमला। दक्षिण रूस में एक बिजनेस सेंटर पर रूस का हमला। ग्रोजनी में यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया। हाई राइज बिल्डिंग में भीषण आग लगी। तो टोमाइक में बंदरगाह पर हमला। कई लाख टन गोला बारूद वहां यूक्रेन ने रूस का नष्ट किया। और यहां पर आप देख रहे हैं दक्षिणी रूस में एक बिजनेस सेंटर पर हमला बोला गया। यहां आप देखिए इस चौकोर दायरे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा बिल्डिंग का वो हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और ये इस समय होने वाले ये हमले यूक्रेन की तरफ से एक मैसेजिंग भी है। वर्ल्ड ओवर अपना पक्ष भी वो रख रहा है इस तरह के हमलों के माध्यम से। शांति की बातों के बीच में उसके पक्ष को नजरअंदाज ना किया जाए, ये संदेश देने की कोशिश। लेकिन ये उल्टा तो नहीं पड़ेगा, सवाल ये भी है प्रोफेसर अमिताभ। देखिए, ग्रोजनी जो है वो चेचनिया का कैपिटल है, और यहाँ पर रमज़ान कदीरोव रूल करते हैं, एक तरह से उनका राज चलता है रूस के अंदर।
और रमजान कदीरोव जो हैं वो यूक्रेनियन आर्मी के खिलाफ रशियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी अपनी एक आर्मी है, मिलिशिया है, जो रूस द्वारा समर्थित, पुतिन द्वारा समर्थित है। तो ये एक मैसेजिंग है और वॉर को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी मैसेजिंग है कि जिस तरह पुतिन नहीं रुक रहे हैं, यानी रूस नहीं रुक रहा है, उस तरह यूक्रेन भी नहीं रुकेगा। बात बढ़ी तो वो और बात बढ़ाने के लिए भी तैयार है। कार्तिकेय काले सर, ये ऐसा लग रहा है कि अगर ये शायद ये पीस टॉक्स नहीं हो रहे होते तो दोनों तरफ से पॉइंट प्रूव करने के लिए जो हमले किए जा रहे हैं वो ना हो रहे होते। वो जो वॉर चल रहा था यूजुअल वो चल रहा होता, लेकिन यहाँ पॉइंट प्रूव करने के लिए जो हमले हो रहे हैं वो तो उसको और भीषण बना रहे हैं। कार्तिकेय काले सर, देखिए, इसको आप उल्टी तरीके से देखिए। जैसे बोलते हैं ना, देयर इज अ लल बिफोर अ स्टॉर्म, तो ये एक्चुअली स्टॉर्म बिफोर पीस टॉक्स हो रहा है ये एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, मेरा विचार है कि दोनों के दोनों बेसिकली प्रेशर डाल रहे हैं, बिकॉज शायद उनको लग रहा है ये उनका आखिरी दांव है और ये आखिरी दांव चल रहे हैं ताकि जो भी रेजोल्यूशन हो, पीस टॉक्स में जो भी बात हो, वो सबसे ज्यादा उनको फायदेमंद, उससे उनको सबसे ज्यादा फायदा हो। तो ये जो कहा जाता है कि तूफान के पहले एक खामोशी होती है, कई बार जब तूफान होता है उसके बाद शांति आगे होती है, क्या वो तूफान है ये? हैदराबाद हाउस में जो बातचीत चल रही है उसकी तरफ से हम आपको अपडेट देंगे बहुत जल्द। प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम डेलीगेट्स वहां मौजूद हैं। भारत और रूस के बीच में कई महत्वपूर्ण करारों पर दस्तखत हो रहे हैं, लेकिन इस बीच रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ अंतिम ऑपरेशन शुरू करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। एक ऐसा ऑपरेशन जो जेलेंस्की की हार की गारंटी माना जा रहा है। दावा है कि इसके लिए पुतिन ने खास टीम तैयार की है जिसमें उनके 11 सबसे करीबी लोग शामिल हैं। इन सभी को फ्रंट लाइन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अलग अलग लक्ष्य दिए गए हैं। कौन है पुतिन के ये स्पेशल 11 और भारत से लौटने के बाद क्या है पुतिन का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। तैयारी पूरी है, आदेश दिए जा चुके हैं, सिर्फ इंतजार है तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत यात्रा से लौटने का। जिसके बाद शुरू होगा रूस का अंतिम ऑपरेशन, वो अभियान जो यूक्रेन और यूरोप की हार की आखिरी कड़ी होगा। रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन ने नवंबर महीने में युद्ध को केंद्र में रखकर सबसे ज्यादा मीटिंग की है। मीटिंग में रूस के टॉप कमांडर्स और पुतिन के सबसे करीबी शख्स शामिल रहे। रूसी राष्ट्रपति ने नवंबर में 2 बार फ्रंट लाइन का दौरा भी किया। दावा है कि पुतिन ने इन बैठकों में यूक्रेन फतेह का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इसके लिए खास टीम भी बनाई गई है। इस टीम में पुतिन के सबसे करीबी 11 लोग शामिल हैं, वो स्पेशल 11 जिन पर रूसी राष्ट्रपति आंख बंद कर भरोसा करते हैं। इस टीम में रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु, रूसी सेना के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव, रूसी सेना के डिप्टी चीफ निकोलाई बोगदानोवस्की, खुफिया एजेंसी जीआरयू के प्रमुख इगोर कोत्स्युकोव, रूसी सुरक्षा परिषद के पूर्व सचिव निकोलाई पात्रुशेव, एफएसबी के डायरेक्टर अलेक्जेंडर बोर्टनिकोव, थल सेना के अध्यक्ष आंद्रे मोरविचेव, एसवीआर के डायरेक्टर सर्गेई नारश्किन, नेशनल गार्ड ट्रूप्स के अध्यक्ष विक्टर जोलोतोव शामिल हैं। इसके अलावा पुतिन ने अपनी टीम में रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भी शामिल किया है। पुतिन ने अपने स्पेशल 11 को यूक्रेन फतेह का जिम्मा सौंपा है। दावा है कि रूसी राष्ट्रपति ने इन सभी को फ्रंट लाइन के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं ताकि वॉर ग्राउंड के किसी भी हिस्से में रूसी सेना कमजोर ना पड़े। दावा है कि पुतिन के स्पेशल 11 नवंबर में ही फ्रंट लाइन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और इसका नतीजा भी नजर आने लगा है। दावा है कि पोक्रवस में लहराता रूसी झंडा भी पुतिन की स्पेशल 11 टीम की रणनीति का नतीजा है। पोक्रवस के पास मौजूद मिर्नोहराद पर भी अगले 48 घंटे में कब्जा संभव है।
यहाँ करीब 2000 यूक्रेनी सैनिक फंसे हैं, जिनकी रसद आपूर्ति पूरी तरह से कट चुकी है। अब तक 40 यूक्रेनी जवान यहाँ सरेंडर कर चुके हैं। रूसी सेना वॉर ग्राउंड में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि रूसी सेना अब बेहद टारगेटेड और भीषण हमले कर रही है, जो यूक्रेन की हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। रूस न सिर्फ फ्रंटलाइन पर जबरदस्त हमले कर रहा है, बल्कि उसके टारगेट पर यूक्रेन का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। रूस बीते 48 घंटे से खार्किव और पोल्टावा पर हमले कर रहा है। यहाँ यूक्रेन का सबसे बड़ा गैस प्रोसेसिंग प्लांट मौजूद है, जहाँ यूक्रेन की जरूरत का 50% गैस उत्पादन होता है। रूस का टारगेट इसे पूरी तरह से तबाह करना है। साफ है, पुतिन सेना के टारगेट पर फ्रंट लाइन और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अहम ठिकाने हैं। रूसी राष्ट्रपति की कोशिश डबल अटैक कर यूक्रेन को घुटने पर लाने की है। रूसी सेना के ऑपरेशन से नेटो में भय है, जो ब्रसेल्स में हुई नेटो अधिकारियों की बैठक में भी दिखा। इस बैठक में पोक्रोवस पर रूसी कब्जे को लेकर बात हुई। नेटो का मानना है कि 95% पोक्रोवस रूस के कब्जे में है। नेटो को डर है कि पोक्रोवस में हार से संपूर्ण डोनेट्स्क पर रूस आसानी से कब्जा कर लेगा। अब दावा है कि नेटो ने यूक्रेन के लिए नई रणनीति तैयार की है। इसके मुताबिक ज़ेलेंस्की को डॉनबास पर हमले के लिए कहा गया है, ताकि रूस के मिशन को फेल किया जा सके। यूक्रेन न सिर्फ डॉनबास पर हमले कर रहा है, बल्कि उसके टारगेट पर रूस में मौजूद अहम मिलिट्री ठिकाने भी हैं। ये वीडियो चेचन्या का है, जहां यूक्रेन ने अखमत ब्रिगेड के मिलिट्री बेस पर हमला किया। दावा है कि हमले में बेस का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इसके अलावा यूक्रेन ने चेचन्या में मौजूद एफएसबी के ऑफिस पर भी हमले किए। एक तरफ नेटो अब सीधे यूक्रेन के लिए रणनीति बना रहा है, वहीं यूरोप के अलग अलग देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तेज करने वाले हैं। साथ ही नए सहायता पैकेज का ऐलान भी किया गया है। आयरलैंड ने यूक्रेन को $106 मिलियन की मदद का ऐलान किया है। डेनमार्क ने यूक्रेन को अपने देश में हथियार फैक्ट्री बनाने की इजाजत दे दी है। जर्मनी, पोलैंड और नॉर्वे यूक्रेन के लिए नए सहायता पैकेज का ऐलान करने वाले हैं, जो करीब $25 करोड़ का हो सकता है। साफ है, यूक्रेन से लेकर नेटो तक पुतिन के स्पेशल 11 से भय व्याप्त है। मैक्रो हो या मर्ज, हर कोई इस बात से वाकिफ है। अगर नेटो ने पुतिन की टीम को नहीं रोका, तो युद्ध में ज़ेलेंस्की को हार से कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दिखाई तो ये दे रहा है कि यूक्रेन की तरफ से और यूरोप की तरफ से रूस को प्रोवोक करने वाले काम बयान लगातार किए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं। और कुपियांस्क में यूक्रेन के लिए जंग लड़ रहे भाड़े के सैनिकों पर रूस ने हमला बोला है। रूसी सेना ने कुपियांस्क में यूक्रेनी ठिकानों पर हमला बोला। कोलंबिया के भाड़े के सैनिक यूक्रेन के लिए यहां जंग लड़ रहे हैं। जेके त्रिपाठी सर, दो तरह की बातें। एक, क्या वाकई यूक्रेन जो है वो यूरोप की ढाल है, या असल में यूक्रेन मोहरा रहा है, कभी अमेरिका का तो कभी यूरोप का? देखिए, यूक्रेन ढाल नहीं है, यूक्रेन मोहरा रहा है। और ये सबसे बड़ी गलती नाटो ने की जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ। उसके बाद नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने उस वक्त कहा था, उनका फेमस कोट है कि नाटो विल नॉट बी अलाउड टू एक्सटेंड इट्स बॉर्डर इवन बाय इंच ईस्टवर्ड्स।
लेकिन इसके ठीक उलट ये होता रहा और सारे ईस्टर्न यूरोप को वो करके यूक्रेन तक आ गई नाटो के सरहद। तो इस पे रशिया का वो होना स्वाभाविक था। अब नाटो ने ये सोच के कि रशिया को यूक्रेन को मोहरा बना करके रशिया को डोमिनेट कर लेंगे, सबड्यू कर लेंगे, यूक्रेन को कोशिश की। लेकिन देखिए, भाड़े के हथियार से आप या उधार के हथियार से आप कितना लड़ पाएंगे अगर आपके पास एजेंडा भी उधार का है, एक्सपर्टीज नहीं है। एजेंडा भी उधार का है जी। हथियार भी ज्यादातर उधार के हैं और भाड़े के सैनिकों के साथ पुतिन क्या कर रहे हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। और पुतिन की कूटनीति पर दुनिया भर के देशों की निगाहें हैं, खासतौर से यूरोपीय देश नजर बनाए हुए हैं। इस बीच यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को बारूद की सप्लाई बढ़ा दी है, क्योंकि यूरोपीय देश नहीं चाहते कि यूक्रेन युद्ध रुके और रूस को युद्ध में फंसा कर रखना भी उनका एजेंडा है। अब पुतिन भारत दौरे के बाद रूस पहुंचकर बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिससे यूरोप में भारी तबाही आ सकती है। यूक्रेन में तबाही का बारूद बरस रहा है। नेटो पलटवार के लिए हथियार सप्लाई कर रहा है। जंग अब पहले से तेज हो गई है। अब नेटो देश भी फ्रंट लाइन पर आकर रूस का मुकाबला कर सकते हैं। पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से यूरोपीय देश घबराए हुए हैं। भारत की धरती पर पुतिन के पहुंचने से यूरोपीय देशों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आखिर पुतिन लगातार कई देशों के दौरे कर रहे हैं। खासतौर से भारत दौरे के पीछे वजह क्या है? पुतिन की कूटनीति से ब्रसेल्स में कोहराम मचा हुआ है। इस बीच अमेरिका को छोड़कर बाकी नेटो देशों ने एक सीक्रेट मीटिंग की है, जिसमें यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा बारूद देने पर सहमति बनी है। यानी नेटो का इरादा साफ है कि वो यूक्रेन को युद्ध में बनाए रखना चाहता है। हालांकि नेटो साथ में यह भी कह रहा है कि वो शांति चाहता है। अब ये कौन समझाए कि हथियारों की सप्लाई से शांति का रास्ता कैसे तैयार होगा? मार्क रूटे भले ही युद्ध विराम की कोशिश का जिक्र कर रहे हो, लेकिन नेटो का इरादा साफ है। वो रूस को लंबे वक्त तक यूक्रेन से युद्ध में उलझा कर रखना चाहता है। इसकी पहली वजह है रूस विस्तार के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी वजह है नेटो को ज्यादा हथियार बनाने का वक्त मिल जाएगा। तीसरी वजह है यूक्रेन के साथ मिलकर यूरोपीय देश युद्ध लड़ पाएंगे। चौथी वजह है बिना अमेरिका यूरोपीय देश रूस से मुकाबले की तैयारी कर पाएंगे। पांचवी वजह है यूरोपीय देश लॉन्ग रेंज मिसाइलों का परीक्षण कर पाएंगे, क्योंकि नेटो को भी समझ आ चुका है कि यूरोप में शांति प्रस्ताव विफल होने वाला है, क्योंकि संधि की तमाम कोशिशें विटकॉफ और पुतिन की मीटिंग के बाद करीब करीब खत्म होती दिख रही है। इस बीच नेटो के आक्रामक तेवर सामने आए हैं। यानी वो युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन से हाथ खींचने का ऐलान कर दिया है। पेंटागन की तरफ से कहा गया है यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने पर अमेरिका अभी और विचार करना चाहता है। हालांकि अमेरिकी हथियारों को किसी भी नेटो देश से खरीदने का विकल्प यूक्रेन के पास खुला है। इसका सीधा अर्थ है कि यूक्रेन से कोई डिफेंस डील अमेरिका नहीं करेगा। हाँ, किसी भी नेटो देश को हथियार बेचकर उसे यूक्रेन भेजा जा सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका हथियारों की सौदेबाजी कर रहा है। इस तरीके से वो पुतिन को नाराज करने से भी बच जाएगा और यूक्रेन तक हथियार भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने यह तस्वीर साफ नहीं की है कि वो नेटो की सैन्य सहायता करता रहेगा या फिर नेटो से भी हाथ खींच लेगा। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में रूस हावी हो सकता है, जिससे मुकाबले के लिए यूरोप अभी तैयार नहीं है। कई देशों की निर्भरता नेटो पर है, इसलिए लंबे वक्त से हथियार भी नहीं बनाए गए हैं।
इस बीच यूरोपियन यूनियन के एक फैसले से रूस का भड़कना तय माना जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने तय कर लिया है कि वो यूरोप में रूस की सीज संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन के लिए मिलिट्री फंड देने में करेगा। यूरोपियन यूनियन 2200 करोड़ के हथियार यूक्रेन को देने वाला है। इसके लिए रूस की सीज संपत्ति का इस्तेमाल किया जाएगा। यूक्रेन को कर्ज के रूप में सैन्य सहायता दी जा रही है। इससे पहले भी यूक्रेन को मिलिट्री पैकेज दिया गया था। रूस की संपत्ति से जुटाए फंड का इस्तेमाल होगा। इससे क्रेमलिन में कोहरा मच गया है। अब रूस ने धमकी दी है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना युद्ध को भड़काने वाला कदम है। यूरोप को यूक्रेन युद्ध से अलग रहना चाहिए, लेकिन वो शांति का मार्ग छोड़ चुके हैं। नेटो पहले ही ऐलान कर चुका है, अगर अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं करेगा तो यूरोपीय देश सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। और ऐसा हो भी रहा है। यूक्रेन को सैन्य मदद अभी जारी है, जिससे वो लगातार रूस पर हमले कर रहा है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर ब्रिटेन है, जिसने अभी तक 71,156 करोड़ की मदद दी है। दूसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसने 50,816 करोड़ के हथियार यूक्रेन भेजे हैं। तीसरे नंबर पर फ्रांस आता है, जिसकी तरफ से अब तक 38,624 करोड़ की मदद की गई है। चौथे स्थान पर पोलैंड का नाम है, जिससे 31,512 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को मिली है। नीदरलैंड्स ने भी 20,331 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को दी है। स्वीडन ने अब तक 13,216 करोड़ के हथियार यूक्रेन भेजे हैं। डेनमार्क भी 10,166 करोड़ की सैन्य मदद कर चुका है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की अभी फ्रांस के दौरे पर गए हैं। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि ज़ेलेंस्की ने मैक्रो से टैक्टिकल एटमी वेपन की मांग की है। हालांकि फ्रांस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ, इतना जरूर है, फ्रांस रूस से सुरक्षा के लिए यूरोपीय देशों में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने जा रहा है, जिससे रूस पर तुरंत हमला किया जा सके। अभी जो समीकरण यूरोप में बन रहे हैं, उससे लग रहा है ब्रिटेन यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है, जर्मनी हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है, फ्रांस परमाणु हथियारों की तैनाती कर रहा है, पोलैंड और फिनलैंड में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। हालांकि यूरोपीय देश दावा कर रहे हैं कि अभी भी शांति प्रस्ताव पर उनका विश्वास कायम है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर इसमें ज़ेलेंस्की को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। जबकि ट्रंप के प्रस्ताव पर अब अगला फैसला तभी हो सकता है जब ट्रंप और पुतिन की बात हो। ऐसा कहा जा रहा है, भारत दौरे से लौटने के बाद पुतिन ट्रंप से फोन पर बात कर सकते हैं। लेकिन तब तक यूरोपीय देशों की बेचैनी बढ़ सकती है, क्योंकि पुतिन का अगला कदम क्या होगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। अभी तो सबकी निगाहें पुतिन के भारत दौरे पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन का भारत दौरा शांति के लिए सकारात्मक हो, यह पूरी दुनिया चाह रही है। चाहने और होने में, करने में फर्क होता है। प्रोवोक करने में कोई कसर रशिया को छोड़ी नहीं जा रही है। यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन को मदद दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये आग अभी ठंडी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में कार्तिकेय काले सर, कितने दिनों तक यूरोप मिलकर यूक्रेन से ये लड़ाई लड़वाता रहेगा, और क्या आपको लगता है किसी एक मोमेंट में यूरोप खुद भी इन्वॉल्व हो जाएगा? देखिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो बहुत ही डिफिकल्ट है ये कहना कि कब तक हो सकता है, क्योंकि लड़ाई विल पावर पे भी बहुत चलती है और हो सकता है लोग अपना देश पूरा जला दें इस लड़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, कुछ यूरोपीय देश। परंतु प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इस समय जो मेजर पावर्स हैं, दैट इज़ फ्रांस, जर्मनी और यूके, तीनों की इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है। जर्मनी ऑलरेडी रिसेशन में जाने वाला है और फ्रांस और यूके तो रिसेशन में चल ही रहे हैं, तभी IMF के पास लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। उसके ऊपर से अभी खबर ये भी है कि जो ईस्टर्न ब्लॉक के जो छोटे यूरोपियन नेशंस हैं वो इस वॉर को एक्सटेंड करने के और यूक्रेन को फाइनेंस करने के फेवर में नहीं है। सिमिलरली जो नॉर्दर्न स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं वो मोरली तो साथ में हैं, परंतु उनका जो मॉनेटरी और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही लिमिटेड है और वो और मना भी कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक, ये मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई बहुत ज़्यादा देर चलेगी, बिकॉज फाइनेंशियली ऑलमोस्ट 90% सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहा था, जो अब प्रेसिडेंट ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद रुक सकता है, रुक गया होगा मेरे विचार से।
तो अब आगे बहुत कम समय बचा है इनको युद्ध खत्म करने के लिए। हैदराबाद हाउस में क्या चल रहा है? बिजनेस डील्स क्या क्या साइन हुई आज, और जॉइंट स्टेटमेंट में और क्या देखने को मिल सकता है? कुछ देर पहले यह कहा गया कि शांति में ही दुनिया का कल्याण है, लेकिन शांति वाली पहल भी सिर्फ एक तरफ से नहीं होती, शांति वाली ताली भी दोनों हाथों से बजती है। क्या यूरोप और यूक्रेन शांति के लिए पहलकदमी को आसान बना रहे हैं या इसको मुश्किल बना रहे हैं? पुतिन के दौरे पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं। पुतिन के दौरे पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं। पूरी दुनिया की मीडिया इसको बड़ी दिलचस्पी से देख रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी चीन और पाकिस्तान को है। आखिर भारत और रूस में कौन से करार होते हैं? इस रिपोर्ट में आप ये जानेंगे क्यों पुतिन मोदी की दोस्ती से पाकिस्तान और चीन में खलबली मची हुई है। पुतिन के दौरे से यूरोप के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान और चीन की बढ़ रही है। पाकिस्तान और चीन पुतिन दौरे पर निगाहें बनाए हुए हैं। दोनों को डर है कहीं भारत रूस में बड़ी डिफेंस डील ना हो जाए। पाकिस्तान तो पहले से ही घबराया हुआ है, क्योंकि भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है, जिसमें रूस का बड़ा सहयोग है, और ऐसा ही हाल चीन का भी है। खासतौर से पुतिन को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान को डर है कहीं दोनों के बीच बड़ा रक्षा सौदा ना हो जाए। पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा दर्द है, क्योंकि रूस के सहयोग से भारत का डिफेंस और अटैकिंग क्षमता लगातार बढ़ रही है। ऐसे कयास हैं कि नए रक्षा करार में एयर डिफेंस के अलावा एंटी स्टेल्थ सुप्रीमेसी बढ़ेगी, जिससे पाकिस्तान घबरा रहा है। चीन को भी यह समझ आ चुका है कि ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य होने के नाते भारत और रूस दोनों के साझा हित हैं और क्षेत्रीय मुद्दों पर दोनों की आपसी सहमति है। ऐसे में एशिया से लेकर इंडो पैसिफिक रीजन में भी प्रभाव पड़ सकता है। पुतिन के दौरे पर इंटरनेशनल मीडिया भी नजर बनाए हुए है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, भारत अमेरिका के आर्थिक टकराव के बीच पुतिन का भारत दौरा काफी अहम। रॉयटर्स ने लिखा है, भारत रूस में ऊर्जा और रक्षा पर अहम करार हो सकते हैं। रूस से भारत की दोस्ती पुरानी है। द गार्डियन की रिपोर्ट है, भारत रूस संबंधों की मजबूती एक संदेश है कि दोनों देश पश्चिमी दबावों से घबराते नहीं। DW की रिपोर्ट है, पुतिन का भारत दौरा दिखाता है कि भारत रूस अपनी विदेश नीति को बिना घबराए आगे बढ़ा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, भारत अब भी रूस से डिस्काउंटेड तेल खरीद रहा है, भले ही अमेरिका ने ऐसा रोकने के लिए टैरिफ लगाने शुरू किए हों। इसके अलावा अलग अलग देशों से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। पुतिन के इस दौरे पर दुनिया की निगाहें हैं, खासतौर से इसे लेकर कि दोनों देशों के बीच तेल और हथियारों को लेकर कौन सी डील होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर मोदी और पुतिन की रणनीति से ट्रंप की टेंशन बढ़नी तय मानी जा रही है। पुतिन और मोदी ने जो फैसला किया है, उससे अमेरिका का पूरा प्लान ध्वस्त हो गया है। रूस और भारत ने जो निर्णय लिया है, उससे यह साफ हो गया है कि दोनों देश एक दूसरे से व्यापार कम नहीं करेंगे, बल्कि इस व्यापार को विस्तार देने के लिए पुतिन और मोदी नया बिजनेस रूट बनाने जा रहे हैं। क्या है यह बिजनेस रूट, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली में दो दोस्त मिल रहे हैं। मोदी और पुतिन अपने रिश्तों को और भी प्रगाढ़ कर रहे हैं। पुतिन और मोदी की यह मुलाकात एक नहीं बल्कि कई मायनों में ऐतिहासिक है। रूस हो या फिर अमेरिका, दोनों महाशक्तियों को लेकर पीएम मोदी संतुलन की नीति अपना रहे हैं। मोदी इसी संतुलन नीति के तहत रूस और अमेरिका दोनों को साध रहे हैं। दोनों देशों के साथ समीकरण बेहतर कर रहे हैं। अमेरिका को रूस और भारत दोनों ने जवाब दे दिया है। यह जवाब उस बिजनेस रूट के जरिए दिया गया है जो रूस और भारत को जोड़ेगा। रूस और भारत यूरेशियन ट्रांसपोर्ट रूट बनाने जा रहे हैं। यह ट्रांसपोर्ट रूट रूस के व्लादिवोस्तोक और चेन्नई के बीच बनेगा। भारत और रूस भविष्य में इसी रूट के जरिए व्यापार करेंगे।
Отношения между Россией и Индией последовательно развиваются, и основная цель сегодняшнего мероприятия, которое проходит в преддверии встречи лидеров наших стран, это как раз развитие. जाहिर है भारत और रूस की पार्टनरशिप बहुत मजबूत है। पुतिन और मोदी की मित्रता से ट्रंप की टेंशन बढ़ सकती है। भारत और रूस ने अमेरिका को एक और संदेश दे दिया। दरअसल अमेरिका ने रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट पर प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके रोसनेफ्ट कंपनी के प्रमुख इगोर सेचिन भी पुतिन के साथ भारत यात्रा पर आए हैं। रोसनेफ्ट वही कंपनी है जिससे भारतीय तेल कंपनियां तेल खरीदती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह पुतिन और मोदी का साफ संदेश है कि दोनों देश हर हाल में अपने हितों की रक्षा करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।